हेलो बच्चों, आई एम शिवम सिंगल, योर बिजनेस स्टडीज टीचर। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज का। अब उसमें क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम देख लेना सबसे पहले, बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज होता क्या है, इसके लिए हमें पता करना होगा सर्विसेज क्या होता है। सर्विसेज देख लेते हैं सबसे पहले। सर्विसेज वो चीज़ होती है जो इंटेंजिबल हो, वो प्रोडक्ट, वो चीज़ जो इंटेंजिबल हो, जिसे हम छू ना सके, देख ना सके, और उसके अलावा क्या है इसमें भाई, स्टॉकिंग ना कर सके हम उसकी। स्टॉकिंग मतलब उसे संभाल के ना रख सके। तुम कहीं पर टीचर के पास पढ़ के आए हो, क्या तुम उसे संभाल के रख सकते हो? घर पे आके दिखा सकते हो कि जी इतना बड़ा है, या फिर घर पे आके दिखा देते हो कि जी 5 किलो पढ़ के आया हूँ मैं आज? ऐसी चीजें नहीं होती ना। उसके बाद हैव कस्टमर पार्टिसिपेशन, कस्टमर को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है एक सर्विस लेने के लिए। सपोज करो आप मसाज कराने गए हो, मसाज सर्विस है तो कस्टमर पार्टिसिपेशन जरूरी है। यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है, सर्विस है, एक्सेट्रा। कोई भी चीज देख लो उसमें आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। या फिर आप मूवी देखने गए, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है ना। ये चीजें ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब भाई हमें सर्विस कैसे पता चले कोई चीज सर्विस है या गुड है? वैसे आपको पता तो होगा क्या चीजें होती है, फिर भी एक बार इन्हें और अच्छे से देख लेते हैं। सर्विस के फीचर्स बता दिए। फीचर्स मैंने आपको बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स सेम होते हैं। अब इन्होंने कहा कि हम इसे बहुत तरीके से याद कर सकते हैं, I5 या 5 आइज, शॉर्ट फॉर्म में से याद करने की, I5 या 5 आइज। I5 क्या कहता है, फीचर्स हैं सारे आई से हैं स्टार्टिंग, इसलिए हम आई कह देते हैं। फीचर्स ऑफ सर्विसेज I5। पहली चीज आती है इन्वेंट्री। जो हमने ऊपर बात करी, इसमें इन्वेंट्री नहीं कर सकते। मतलब इन्वेंट्री का मतलब है कि इसकी स्टॉकिंग करके नहीं रख सकते हम। अगर हम इसे स्टॉक करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। ये इसकी बहुत बड़ी कमी है सर्विस की। फीचर्स मैंने बताया था हमेशा लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस से टूट के बनता है। नेक्स्ट इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी आपको पता भी, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, फिर यहाँ पे देख लेते हैं। इंटेंजिबिलिटी क्या कहता है? इंटेंजिबिलिटी कहता है कि भाई जो हमारे गुड्स हैं, जो कि इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब कि भाई हम उसे ना तो देख सकते ना छू सकते, बस क्या हो सकता है, उसका असर देखा जा सकता है, जैसे कि टीचिंग, छू नहीं सकते ना। नेक्स्ट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि भैया अगर मैंने एक सर्विस एक बार प्रोवाइड कर दी तो मैं वैसी सर्विस दोबारा नहीं प्रोवाइड कर सकता, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। आप खुद देखो, जो क्रिकेटर है, जो ग्राउंड में खेलते हैं, फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर्स, जो भी है ग्राउंड में खेलता है, क्या वो सेम कंसिस्टेंटली सेम तरीके से परफॉर्म करता है? नहीं ना, चेंज आता है, कभी कुछ, कभी कितने रन, कभी कितने रन। ऐसे ही एक टीचर ने, आपने देखा होगा, कोई चीज एक क्लास में पढ़ाई सेम टॉपिक, और दूसरी क्लास में उसके दूसरे एग्जाम्पल्स आते हैं, कई दूसरी चीजें आ जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। मतलब कि सेम चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि आपने सुना होगा होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं कि सारे सेम हो। ये होमोजीनियस नहीं होते, हेटेरोजीनियस होते हैं। मतलब कि यहाँ पर सेम आ ही नहीं सकता जल्दी से। जैसे कि आप कोई भी मैगी का उठा लो, 12 वाली मैगी, या फिर कोई भी मैगी उठा लो, सब में सेम मिलेगा, आइडेंटिकल होगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सर्विस सबकी अलग अलग होगी, चाहे आप मसाज कराने जाओ चाहे कुछ कराने। नेक्स्ट वन इज इनसेपरेबिलिटी। मतलब इसे सेपरेट नहीं कर सकते हम। सेपरेट किससे नहीं कर सकते भाई? सेपरेट हम इसे प्रोवाइड करने वाले से नहीं कर सकते, हमें उसी जगह लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसके पास से उठा के सर्विस अपने पास लेकर नहीं जा सकते। इसके पास से उठा के सर्विस अपने पास लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट। कस्टमर की ही इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कस्टमर की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इसमें। अगर कस्टमर इन्वॉल्व नहीं करेगा तो भाई हम नहीं कर सकते सारी चीजें, हम सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। एक बार जल्दी से देखिए। अब इसके बाद देखते हैं भाई सर्विसेज क्या होती है। हम सबसे पहले देखे थे बिजनेस सर्विसेज, अब हमें सर्विसेज पता चल गया। सर्विसेज के टाइप देख लेते, फिर हमें अपने आप पता चल जाएगा बिजनेस सर्विसेज क्या होती है। लो, सबसे पहले आ गया बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज क्या होता है? जो एक बिजनेस प्रोवाइड करता है, या फिर जो बिजनेस लेता है, किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए। इस चीज के लिए प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड एक्सेट्रा थिंग्स एंड एक्सेट्रा, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने बिजनेस एक्टिविटीज को आगे ले जा सके। बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी थी भाई? हमारी कॉमर्स और इंडस्ट्री, है ना। ये दोनों टाइप की थी बिजनेस एक्टिविटीज, ताकि वो इन्हें आगे ले जा सके। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है वो हमारी, सोचो एक बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या हो सकता है, ये लिखना है आपको सोच के खुद कि क्या क्या चीजें आ सकती है जिससे एक बिजनेस अपना काम आगे कर सकता है। नेक्स्ट आता है सोशल सर्विसेज। आपने देखा कई बार ब्लड बैंक लगे होते हैं, या फिर फ्री आई चेकअप वगैरह,
ऐसी चीजें। या फिर तुमने देखा होगा अभी कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, अपनी वॉलंटरली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वॉलंटियर बन जाते हैं लोग। अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो उस टाइम पर भी वहां पर जाकर बहुत सारे लोग वॉलंटियर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां भी हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, सोशल सर्विसेज जो सोसाइटी के गोल्स को पूरा करने के लिए की जाती हैं, सोशल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए की जाती हैं। लोग अपने आप आते हैं सर्टेन सोशल गोल्स को पूरा करने के लिए, मतलब जैसे कि सेवा करने के लिए, ये सारी चीजें। एंड लास्ट वन इज पर्सनल सर्विसेज। कई बार तुम देखो तुमने सपोज करो कहीं बाहर जाने का प्लान बना लिया कि भाई मैं तो यहाँ से मनाली घूमने जाऊंगा, आजकल तो सब जा ही रहे हैं मनाली, है ना, तो मैं तो मनाली घूमने जाऊंगा। तो वहां के लिए आप अपना बुक कराओगे, पहले होटल वगैरह सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग बुक कराओगे, तो आपकी डिमांड अलग रहेगी वहां पर, है ना, आपके प्रेफरेंसेस अलग रहेंगे, सारी चीजें अलग रहेंगी ना। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इस चीज को हम कहते हैं पर्सनल सर्विसेज, जो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, सबकी अलग होती है पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, एक बहुत आसान टॉपिक पर जल्दी देखो। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि टाइप ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। अब हम अपने मेन चैप्टर पे शुरुआत करेंगे कि बिजनेस सर्विसेज क्या क्या होती हैं। अगर मैं बहुत आसानी से बताऊं बिजनेस सर्विसेज के बारे में, तो 5 टाइप की बिजनेस सर्विसेज होती हैं। 5 टाइप की बिजनेस सर्विसेज होती हैं। क्या क्या है वो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। आपको ज्यादातर के बारे में पता होगा, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा होगा, पर यहाँ इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या था, बैंकिंग। अगर मैं बैंकिंग का बताऊं, बैंकिंग क्या काम करती है, बैंकिंग क्या करती है, डिपॉजिट्स की सर्विस प्रोवाइड कर देती है, या फिर विड्रॉल, चेक, अलाइड सर्विस। अलाइड में क्या आता है भाई, देखो अलाइड का मतलब होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर, या फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज जो भी एक बैंक प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपकी हो गई लॉकर फैसिलिटी, ऐसे। ठीक है, अब एक बार बैंक की वर्किंग देख लेते हैं, बैंक काम कैसे करता है, ताकि हमें थोड़ा बहुत बैंक के बारे में पता चल जाए। हमने सोचा कि बैंक के पास पैसा आता कैसे है, बैंक के पास पैसा आता कैसे है, तो बैंक के पास पैसा आता है बहुत आसानी से। कैसे, सपोज करो आप हाउस होल्ड हो, या फिर कई बार इंडिविजुअल्स भी कह देते हैं आपको। आप कौन हो, हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स, ये कौन लोग होते हैं जो अपना पैसा सेव करते हैं, पैसा सेव करते हैं और डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में अपने। डिपॉजिट करते हो आप सेव करके, सेव एंड डिपॉजिट वाला काम करते हो आप कि भैया मैंने पैसा बचाया अपने अकाउंट में जमा कर देंगे। घर में सब लोग ये करते हैं, मम्मी भी ये करती है, पैसा बचाया अकाउंट में जमा कर दिया। ठीक है, अब बैंक क्या आपको इंटरेस्ट फ्री में दे रहा है कि आप उसके अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हो और आपको इंटरेस्ट ऐसे ही मिलेगा? नहीं। तो फिर बैंक क्या करता है, आपको देता है यहां पर अप्रोक्स 3.5 से 4% इंटरेस्ट। 3.5 से 4% इंटरेस्ट देता है आपको। ठीक है, इसी पैसे का सपोज करो आपने बैंक में यहां 1 लाख रुपए जमा करा है सेव करके पूरे साल में, पूरे साल का। ये पर एनम का होता है, पर मंथ का नहीं होता। पर एनम का मतलब आपको पता ही होगा, पूरे साल का। ठीक है, आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए बचाए और 1 लाख रुपए आपने अपने एसबीआई के बैंक अकाउंट में जमा करा। अब इससे क्या होगा, एसबीआई उन पैसों क्या करेगा, बड़ी बड़ी बाहर कंपनीज हैं, बाहर बड़ी बड़ी कंपनी है, फर्म्स हैं, ऐसी चीजें है ना, तो ये पैसा ये उन्हें आगे प्रोवाइड कर देगा हायर इंटरेस्ट पे। किस चीज के तौर पर, लोन के तौर पर, लोन के तौर पर हायर इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर देगा। अब हायर इंटरेस्ट का मतलब भाई देखो, यहां वो आपको देता 3.5 से 4%, यहां वो लेगा मिनिमम 10% का इंटरेस्ट, मिनिमम 10% का इंटरेस्ट वो लेगा। तो क्या हुआ भाई, 10 में से अगर हम 4% भी हटा दें तो 6% जो है वो क्या है, बैंक का प्रॉफिट। बैंक इतना पैसा कमा रहा है, 6% जो है उसका। तो ये चीज हम कह सकते हैं बैंक अच्छा खासा पैसा कमा रहा है इन चीजों से। बैंक की वर्किंग यही होती है। बाकी जो एक्स्ट्रा सर्विस है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका करंट अकाउंट प्रोवाइड करता है जो बिजनेस होल्डर्स के लिए होता है। इसके अलावा और भी चीजें प्रोवाइड करता है, लॉकर फैसिलिटी बताई थी मैंने, चेक फैसिलिटी हो गई, आरटीजीएस और आपका नेफ्ट हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बैंक से हटके दूसरी तरफ आता है इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस क्या होता है, हमने एक चीज पढ़ी थी पहले चैप्टर फर्स्ट में, अनसर्टेनिटी। तो मैंने बताया था उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। वो अनसर्टेनिटी क्या क्या थी, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके घर में भी फायर लग सकती है, बाइक वगैरह, या फिर आपका फोन, कुछ भी चोरी हो सकता है जो इंपॉर्टेंट चीज है, महंगी चीज है, वैल्यूएबल है आपके लिए। लाइफ पे भी हो सकता है, लोग लाइफ के लिए भी कराते हैं कि आपकी डेथ हो गई तो उसके बाद घर वालों को कौन संभालेगा। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप बीमार हो गए हॉस्पिटल का इतना लंबा चौड़ा बिल कौन भरेगा, आजकल तो कोरोना का भी इंश्योरेंस आ गया। एंड लास्ट वन इज मरीन इंश्योरेंस।
अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गुड्स भेज रहा हूँ, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गुड्स भेज रहा हूँ, वो क्या था, वो समुद्र के थ्रू जा रहे थे, सी के थ्रू। अब उसी को मरीन इंश्योरेंस कहते हैं। जब हम कोई भी चीज सी के थ्रू या रिवर वगैरह के थ्रू भेजते हैं, रिवर से तो नहीं जाएगी वैसे, सी के थ्रू जब भी हम कुछ भेजते हैं तो उसे हम मरीन इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस में ये अनसर्टेनिटी खत्म कर देता है। जैसे कि मान लो आपको अनसर्टेनिटी की वजह से कोई भी लॉस हुआ तो ये उसे पूरा कर देगा, उसके लिए आपको कंपनसेट करेगा। जैसे कि मान लो मैंने नया फोन खरीदा था, मैंने उसका इंश्योरेंस कराया, फोन की वैल्यू थी 20,000 रुपए, मैंने 20,000 का नया फोन खरीदा। अब क्या हुआ, 1 महीने बाद वो चोरी हो गया, मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले आकर मुझे पैसा दे देंगे, उसका इंश्योरेंस कंपनी वाले आकर मुझे उसका पैसा दे देंगे, ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन गैप। अब कम्युनिकेशन गैप मतलब कम्युनिकेशन से आ रहा है। देखो क्या होता है, पहले क्या था, हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप था। कैसे, अभी हमने 2015 या 16 से फोन यूज करना शुरू करा है, उससे पहले हम इतने आसानी से नहीं पढ़ा पाते थे। या फिर उसके अलावा अगर हम पुराने जमाने में जाएं तो लोग दूर दूर बात नहीं कर पाते थे, याद है ना, चिट्ठियां चलती थी, आपने मूवीज में देखा होगा, चिट्ठियां भेजते थे कबूतर के थ्रू, तो ये चीजें, तो ये कम्युनिकेशन गैप था। गैप का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कम्युनिकेशन में भी आने वाली बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कम्युनिकेशन बनाया गया। कम्युनिकेशन में बहुत सारी सर्विसेज आती हैं एक्सेट्रा, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। देखो क्या चीज है, प्लेस गैप भी होता है। प्लेस गैप का मतलब, सपोज करो मेरी फैक्ट्री है दिल्ली में, जहां मैं अपने गुड्स का प्रोडक्शन करता हूं, मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है जहां मैं अपने गुड्स का प्रोडक्शन करता हूं, और कंज्यूम वो चेन्नई में हो रहे हैं ज्यादातर। एक एरिया होता है ना, कंज्यूम वो ज्यादातर चेन्नई में हो रहे हैं। दिल्ली और चेन्नई के बीच में पूरा कम्युनिकेशन गैप है, दिल्ली और चेन्नई के बीच में पूरा कम्युनिकेशन गैप है। यहां पे एक बार दोबारा लिख देते हैं ऊपर, प्रोडक्शन और कंजप्शन, है ना। दिल्ली और चेन्नई के बीच में पूरा यहां पर प्लेस का गैप है, कम्युनिकेशन गैप मैं गलत बोल रहा था, प्लेस का गैप है पूरा। अब प्लेस का गैप बोले तो मतलब कि प्रोड्यूस यहां पर हो रहा है, कंज्यूम यहां पर हो रहे हैं। दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई वाले लोग दिल्ली में खरीदने आएंगे कोई सामान, कंज्यूमर्स जो है नहीं। अगर कोई बड़ा वो होगा होलसेलर वगैरह या फिर एजेंट, वो तो खरीदने आ सकता है, पर लेकिन नॉर्मल लोग नहीं आएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सामान को ट्रक वगैरह के थ्रू, किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, व्हीकल वगैरह ऐसी चीजों के थ्रू भेजना पड़ेगा दिल्ली से चेन्नई, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वेयर हाउसिंग। देखो अब क्या है, हमारी ना डिमांड एंड सप्लाई, जो एक कंज्यूमर की डिमांड एंड सप्लाई होती है वो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। आपने याद होगा डिमांड एंड सप्लाई का कर्व भी पढ़ा होगा कि डिमांड और सप्लाई जहां मीट होती है वहीं पे प्राइस तय होता है ना। तो यही काम करता है वेयर हाउसिंग। क्या करता है, देखो डिमांड सप्लाई में भी बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो प्राइस तय करता है। उसके अलावा क्या चीजें होती हैं, देखो कई बार क्या होता है, हमारा ना टाइम गैप भी होता है, किस चीज में, कस्टमर के यूसेज में। सपोज करो मैं फोन बेचता हूं, मैंने फोन तो आज ही बना दिया, पर लेकिन जो कंज्यूमर खरीदेगा वो उसे 1 महीने बाद खरीद सकता है, 2 महीने बाद। जैसे कि सपोज करो आप में से किसी को फोन मिलने वाला होगा, फोन लेना होगा आपको, तो आपका फोन का क्या है, जो आपका फोन होगा आपके घर वालों ने कहा होगा कि जी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, नए न्यू ईयर पे, दिवाली पे या फिर अगले साल, ऐसी चीजों पे। पर फोन तो थोड़े टाइम पहले ही बन के रखा होता है ना, आप जैसे दुकान पे जाते हो वो मिल जाता है। तो वेयर हाउसिंग क्या होती है, आपके गुड्स को स्टोर करके रखता है वेयर हाउस। एक वेयर हाउस क्या है, आपके गुड्स को अपने पास स्टोर करके रखता है जब तक वो सेल के लिए तैयार ना हो। एक बार जल्दी से इसे देखिए, रुको।